हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी करेंगे, देन हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एक्सरसाइज बेस्ड सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन के फोर्स को ही हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अर्थ पे जो ग्रेविटी लग रही है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो, ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन रिलीज फ्रॉम अ हाइट। अगर किसी हाइट से मैं कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करूँ तो वो अर्थ की तरफ ही आकर गिरेगा। दिस हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड, होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रैप्ड है ना? ऐसा इसलिए बिकॉज ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई एटमॉस्फेयर जो है वो एक बाउंडेड रीजन के अंदर ही ट्रैप्ड है। सो होल्डिंग द एटमॉस्फेयर above the earth, this happens due to gravity. Flow of water in the rivers, rivers में water जो है वो flow करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, rivers originate कहाँ से होती है? माउंटेन से, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड पर होती है। rivers माउंटेन से originate होती हैं, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड पे होती है, और हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पर रिवर फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी। कीपिंग अस फर्मली ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पर खड़े हैं क्यों? क्योंकि ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं लग रही होती तो हम उड़ रहे होते। सो ड्यू टू ग्रेविटी दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every particle in the universe attract every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. देखो, ये कह रहा है कि every particle in the universe, यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं with a force which is directly proportional to the, वो एक यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दो ऑब्जेक्ट्स के, उन दो पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, पहले है हमारे पास एक मास है, सपोज करते हैं एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। दोनों डी डिस्टेंस की, दोनों एक डी डिस्टेंस से सेपरेट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। सो जो फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. देखो, ये लो समझने के लिए पहले एक बार देखते हैं डायग्राम। एक मास है m1, दूसरा मास है m2। दोनों मासेस d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस है d। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये वाली बॉडी m1 जो है वो f फोर्स से m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को भी f फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल with a force which is directly proportional to the product of their masses. यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस का प्रोडक्ट मतलब एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इनका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट मासेस। इन मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के प्रोडक्ट की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है d, उस d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब 1/d²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर m1 m2 में से कोई भी बड़ा फोर्स पड़ेगा, इनवर्सली मतलब d बढ़ा फोर्स कम होगा। डायरेक्टली m1 m2 बढ़ा फोर्स बढ़ा, दोनों चीजें बढ़ रही हैं साइमल्टेनियसली, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इट मींस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। सेकेंड इक्वेशन, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, by comparing both first and second we get f is directly proportional to m1 m2 डिवाइड में d²। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ, देन अगर मैं कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊँ तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आ रहा है, जैसे कि अगर मैं कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊँ तो उसको हटाकर एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आया g। f is equals to g into m1 m2 by d², where m1 क्या है, mass of first object, m2 mass of second object, d is the distance between both objects, and g is the universal gravitational constant। g की वैल्यू है हमारे पास 6.67 into 10 raised to minus 11, 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। अब देखो ये यूनिट कैसे है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जी की यूनिट कैसे है, जी यहाँ है, f अगर मैं d इधर लेके जाऊँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में, f इंटू डी, और जो मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ गई, m1 m2। जी क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और डिस्टेंस की स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मास kg, kg इंटू kg का स्क्वायर, तो यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में kg स्क्वायर। सो ऐसे हम यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट को, हमें बेसिक्स पता होने ज़रूरी है। सो g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में kg स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g फाउंड बाय हेनरी लेवेंडिश। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या थी? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली explained several phenomena believed to be unconnected। जो ये यूनिवर्सल लॉ है ना, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ, इसने कुछ ऐसे फिनोमेनास को भी एक्सप्लेन किया जो पहले हम अनकनेक्टेड मानते थे, जैसे कि फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। एक फोर्स जो हमें अर्थ तक बाइंड करा रखा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है अर्थ में और हम में, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मून का मोशन, अर्थ के अराउंड मून का मोशन होता क्यों है? क्योंकि उस पे अर्थ और मून में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड, अर्थ के सराउंड रहता है। जो मून है वो अर्थ के सराउंड रहता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मून का मोशन, अर्थ और मून के बीच में फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिस वजह से मून जो है वो अर्थ के सराउंडिंग घूमता रहता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन के अराउंड प्लैनेट्स का मोशन, दिस हैपेंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, जो ओशंस में टाइड्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वाटर और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए टाइड्स बनते हैं। मून की वजह से भी बनते हैं टाइड्स, एंड सन की वजह से भी बनते हैं। पर मून जो है वो अर्थ के ज़्यादा पास है, इसलिए हम देखते हैं रात में टाइड्स ज़्यादा बनते हैं। सन का मास मून से बहुत ज़्यादा है, बट सन दूर भी है अर्थ से, इसलिए कंपैरेटिवली रात में टाइड्स ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन इट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे, सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे फ्री फॉल है। लाइक किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने उसे किसी भी वेलोसिटी से नहीं थ्रो किया, जस्ट सिर्फ रिलीज किया है, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस केस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। जब मैं किसी, ये एक हाइट है, एच हाइट है, जब मैं किसी फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को नहीं फेंक रही हूँ, सिर्फ रिलीज किया है और उस पर सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं फ्री फॉल। देन आता है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ये जी क्या होता है? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये जी क्या है? ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Let a small object having placed over the surface of earth, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा सरफेस की अर्थ पे, इफ मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज m, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट मास, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग उस स्मॉल ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मास एंड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एन की जगह जी पुट किया, तो वो फोर्स क्या है? मास, सॉरी कैपिटल है, तो वो फोर्स क्या है? एम इंटू जी। नेक्स्ट, इफ मास ऑफ अर्थ इज एम, अगर अर्थ का मास एम है एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट इज विल बी इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, और जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है, यानी कि आर ई है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू एम ई इंटू एम, यानी कि दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिवाइड में उन दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। उन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ है और उसका स्क्वायर हो गया। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आया, और ये न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आया, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, एंड हेयर ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो एफ इज इक्वल्स टू जी एम ई एम ओवर में आर ई स्क्वायर, और इधर एफ इज इक्वल्स टू एम जी। सो फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो एम जी इज इक्वल्स टू जी एम ई एम ओवर में आर ई स्क्वायर हो गया, एम से एम कैंसिल, जी की वैल्यू आई, जी इज इक्वल्स टू जी इंटू एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी,
To calculate the value of g, we should put the value of g, m, and r. देखो हमारे पास g का फॉर्मूला है, अगर मुझे g की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.67 into 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ हमें पता है फिक्स्ड रहता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है फिक्स्ड रहता है, तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूँ तो मुझे g की वैल्यू आ जाएगी. So to calculate the value of g, we should put the value of g, m and r in this equation. G is equals to gme by re square. g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अर्थ का मास होता है 6 into 10⁻24 kg, 6 into 10⁻24 kg, एंड अर्थ की रेडियस 6.4 into 10⁻6 मीटर. अब इन तीनों वैल्यूज को पुट करो. g is equals to g m into 6.4 into 10⁻6. ये सब पुट किया. हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम इक्विवेलेंट टू 10 भी मान लेते हैं. कई जगह हम उसको 10 भी अगर दिया हो क्वेश्चन में कि g इक्वल्स टू 10 लेना है तो वहाँ हम g 10 ले लेंगे या 9.8 ले लेंगे. सो g की वैल्यू है 9.8 जो कि 10 के इक्विवेलेंट है. सो ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन अर्थ. अर्थ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट Next, a difference between gravitational constant g and gravitational acceleration g. कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एक साइड ले लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g. इस g की वैल्यू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इस g की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं. ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. देखो डायरेक्शन होती है ना इसका, देखो इस जी की डायरेक्शन भी होती है क्योंकि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से फेंका तो इसकी डायरेक्शन रहेगी कि ये अर्थ की टुवर्ड्स जा रहा है, या फिर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से खड़े होकर किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो वो ऊपर भी जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन रहती है. सो ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है. इट्स वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, ये प्लेसेस के अकॉर्डिंग वेरी रहती है. जी की वैल्यू 9.8 है, अर्थ पर है क्योंकि देखो हमने यहाँ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ लिया था. अगर हम मून पे जाएंगे तो इस जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो इट्स वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, प्लेसेस के अकॉर्डिंग इस जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट देखते हैं हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट का मोशन. ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट्स का मोशन. अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट्स का मोशन क्या रहता है. देखो, लेट एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी u. एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, गिर रहा है,
एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ u के साथ. Let its velocity under the effect of gravitational acceleration g changes to v after covering the height h in t time. देखो एक h हाइट है, h हाइट को t टाइम में कवर करने पर एक h हाइट है, उसको t टाइम में कवर करके एक ऑब्जेक्ट है जिसने h हाइट कवर की t टाइम में और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है and initial velocity उसकी u है. Let an object is falling towards earth with initial velocity u. Let its velocity under the effect of gravitational acceleration g changes to v. जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो गई v में, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास v. आफ्टर कवरिंग द हाइट h हाइट कवर करने के बाद इन t टाइम में h हाइट कवर करने के बाद एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई थी एंड बाद में v हो चुकी है. So उसमें then the three equations of motion can be represented as then the three equations of motion can be represented as जो three equations है motion की उनको हम कैसे represent कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v is equals to u plus at था. so velocity v after time t, v जो है t टाइम के बाद v क्या हो जाएगा, v is equals to u plus a की जगह g पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है इसलिए g पुट किया. सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, s is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर. जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है उसने h हाइट कवर की, मतलब h डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया तो s की जगह h पुट किया, u इंटू टी हाफ a जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, एक जगह g पुट कर दिया एंड t स्क्वायर. रिलेशन बिटवीन u एंड v हमें बताया थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. सो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, 2a क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है एंड s क्या है डिस्टेंस जो कि h हाइट कवर h है हमारे पास. थर्ड इक्वेशन हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. क्लियर है, ये था हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. ऑब्जेक्ट का मोशन था ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, मतलब जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको मैंने g के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ g is taken as positive in case of the object is moving towards the earth and taken as negative in case of the object is thrown in opposite to the direction of earth. देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हाइट पे, अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है इस केस में g की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है अर्थ के तो इस केस में हम g लेंगे नेगेटिव. क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करें, इस चैप्टर के नोट्स बना लें. थैंक यू.